अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। प्यारे बच्चों, आप लोग को याद होगा डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग कोई मैंडेटरी नहीं है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। जबकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिमिटेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए आपको मैंडेटरी अकाउंटिंग करनी होती है, राइट? ओके। फिर एक और फर्क आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग ना तो करना जरूरी है और ना ही उसके कुछ रूल्स हैं। जिस तरह मैनेजर बोल रहा है कर दो। मैनेजर बोले वर्टिकल फॉर्मेट कर दो, वर्टिकल कर दो। हॉरिजॉन्टल बोले हॉरिजॉन्टल बोल कर दो। मैनेजर जो बोले वो कर दो। सही है, वो घर की खेती है। लेकिन और से सुनना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना सिर्फ करना जरूरी है, बल्कि वो करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। वो करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल। तो वो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। यानी अकाउंटिंग की पूरी दुनिया, जो पिलर अकाउंटिंग का खड़ा है ना, वो इन कॉन्सेप्ट्स पे खड़ा है। अगर आप गौर करो तो आप लोगों ने जो भी अभी तक अकाउंटिंग पढ़ी है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट था, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब यहां से हम एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक चीज को क्लियर कर लें। इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े हुए भी हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ रिवीजन की हद तक भी होंगे, कुछ आपने पढ़े हुए भी हैं। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल लेक्चर भी टीचर्स ने आपको ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस सेपरेट है और ओनर सेपरेट है। बिजनेस सेपरेट है और ओनर सेपरेट है, यानी ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंड ओनर्स पर्सनल लाइफ शुड बी केप्ट सेपरेट। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। सही। हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो प्योर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, वो ओनर के घर के लिए नहीं कर रहे हैं। सही। बच्चे ने कहा इसकी कोई एप्लीकेशन है? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है ड्राइंग्स। आप सबने पढ़ा है ये ड्राइंग्स आर नेवर रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस। याद है ये? ड्राइंग्स आर नेवर रिकॉर्डेड एज बिजनेस एक्सपेंस। याद करो, ओनर जो विड्रॉ करके घर ले जाता था, वो कभी भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस बुक नहीं होता। ड्राइंग्स को कभी भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस बुक नहीं करते। उसकी वजह, ड्राइंग्स ओनर के घर के खर्चे हैं। ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे हैं। तो ओनर के घर के खर्चे अगर बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस लेस हो जाए, तो बेटा ओनर के घर में शादी होगी, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। ओनर के बच्चे बड़ी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। ओनर फॉरेन ट्रिप पे जा रहा होगा, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। हाँ, तो बिजनेस का क्या कसूर है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ना कि घर की। तो अगर ओनर के घर के खर्चे भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में से लेस होना शुरू हो जाए, तो बिजनेस की ट्रू और बिजनेस की प्योर परफॉर्मेंस कभी भी सामने नहीं आएगी। बिजनेस की प्योर परफॉर्मेंस कभी सामने नहीं आएगी। ओके, राइट। तो बेटा याद रखना, ये जो हम ड्राइंग्स को एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, ये बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बच्चों ने FA1 में बेसिक लेवल पर ये सब नाम सुने हुए। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। याद रखना बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू हो। आप सिर्फ एक बात सोचो, आज अगर मुझे अपने इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट बनानी हो, तो इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारी चेयर्स हैं, इंस्टीट्यूट के पास AC हैं, व्हाइट बोर्ड है, बहुत सारे एसेट्स हैं। तो आप मुझे बताओ, जो बैलेंस शीट में हम उनकी तस्वीरें लगाएंगे और उनका अमाउंट लिखेंगे, हम लोग बैलेंस शीट में ये तो नहीं
करते हैं ना कि व्हाइट बोर्ड की पिक्चर खींच के लगा दी, ये व्हाइट बोर्ड है, नहीं, हम उसकी वैल्यू लिखते हैं कि व्हाइट बोर्ड कितने का है, चेयर्स कितने की है, सही। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। तो इसका एक और मतलब ये निकला कि वो चीजें जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, वो चीजें जो मोनेटाइज नहीं हो सकती, जिनकी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। जैसे खुशी, गम, एम्प्लॉयज की मोटिवेशन। मैं बोलूं कि मेरे अब्बा आज अमेरिका से आए तो मुझे $1,00,000 की खुशी हुई, ये क्या बात हुई यार? खुशी और गम को मॉनेटरी वैल्यू में थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय $10,000 के मोटिवेटेड है, नहीं। तो बेटा ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी, ठीक है, राइट। एक और कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डुअलिटी कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी एक्सट्रीम बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक लेवल का ही कॉन्सेप्ट है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट। बेटा आप लोगों ने जब बेसिक डबल एंट्री वगैरह पढ़ना शुरू की थी स्टार्टिंग में, तो टीचर ने आपको पहले इफेक्ट्स पढ़ाए थे, याद है? इफेक्ट्स पढ़ाए थे, बिल्कुल बेसिक बच्चों को इफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इफेक्ट्स के बाद फिर डबल एंट्री पढ़ाई जाती है। तो जब हम डबल एंट्री तक पहुंचे थे तो उस टाइम पहले ये कॉन्सेप्ट लिखा था बोर्ड पे, और उसमें क्या लिखाया जाता है कि अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। अकाउंटिंग की हर ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट याद है? डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट इज राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। तो आप लोग हर चीज की डबल एंट्री बनाते थे, याद है? डुअल इफेक्ट होता था। जैसे एक मिसाल है, आज अगर मैंने लोन लिया, आज अगर मैंने लोन लिया तो लोन लिया तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं? एक एंड से मेरा कैश बढ़ा, एक एंड से मेरा कैश यानी मेरा एसेट बढ़ा, और दूसरे एंड से मेरी क्या बढ़ी? लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है, ओके। तो देखा, दो इफेक्ट हो गए, एक एंड से कैश बढ़ा और एक एंड से लायबिलिटी। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन उठा लो, उसके दो इफेक्ट्स होंगे, उसके दो इफेक्ट्स होंगे, राइट, ओके। तो दिस इज डुअलिटी कॉन्सेप्ट। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लास में लिखवाया हुआ भी है पहले, ये मैं रिकॉलिंग दे रहा हूँ फिर से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक्सपेक्ट लेस करने की दावत देता है सबसे पहले तो, कि बोलता है कि किसी भी तरह अपने आप को ओवरस्टेट ना करो। तो याद है इसकी स्टेटमेंट्स, कि इनकम उस वक्त तक बुक नहीं होगी जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, यानी फ्यूचर की इनकम अभी से बुक नहीं हो सकती, ठीक है। जब तक आप रियलाइज ना कर लो, जब तक सर्विस ना दे दो, इनकम बुक नहीं कर सकते। जबकि लॉसेस, खर्चे, बुराइयां फौरन से रिपोर्ट कर देंगे अगर आपको जैसे ही पता लगेगा और कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो इनकम उस वक्त तक बुक नहीं होगी जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। जबकि 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 लॉसेस, बुराई, एक्सपेंसेस फ्यूचर के फौरन से रिपोर्ट हो जाएंगे अगर उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, राइट, ओके। नाउ अब आगे पढ़ें। एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, यानी किसी भी तरह अपने एक्सपेंसेस को और लायबिलिटीज को कम करके, एक्सपेंस भी बुरी चीज है और लायबिलिटी कर्जे वो भी बुरी चीज है, तो इन दोनों को कभी कम करके नहीं दिखाना, इन दोनों को अंडर स्टेट करके नहीं दिखाना। अच्छा, आप लोगों को इसकी हिस्ट्री भी बताई गई थी कि ये कॉन्सेप्ट आया क्यों। पास्ट में ऐसा बहुत होता था कि जो डायरेक्टर्स होते थे ना, पास्ट में ऐसा बहुत हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे वो शेयर होल्डर्स को फ्यूचर की अच्छाइयां अभी से रिपोर्ट करते थे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिफिशियली ओवर स्टेट करके रिपोर्ट करते थे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिफिशियली ओवर स्टेट करके रिपोर्ट करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आर्टिफिशियली ओवर स्टेट करके रिपोर्ट करते थे, राइट। तो फिर इस कॉन्सेप्ट ने क्या बोला? इसने बोला नहीं, आप इनकम को उस वक्त तक बुक नहीं कर सकते जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, जबकि लॉसेस को पहले से रिपोर्ट कर दो ताकि शेयर होल्डर अलर्ट हो जाए, ताकि शेयर होल्डर क्या हो जाए? अलर्ट हो जाए। आप लोगों को याद होगा, मैं एक रिकॉलिंग के लिए बता रहा हूँ, एक चीज आपने कोर्स में पढ़ी थी, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, अगर याद है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन आपने पढ़ी थी, उसमें आपको टीचर ने पढ़ाया था इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, याद है? यानी यूं करके पढ़ाया था कि अगर इन्वेंटरी की कॉस्ट है 100 रुपए और उसकी एनआरवी यानी शॉर्टकट में सेलिंग प्राइस है उसकी 150 रुपए, ठीक है। एक इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100 रुपए, उसकी एनआरवी यानी बिकेगा वो 150 में। तो अब आप इसको 100 पे ही रिकॉर्ड करोगे, अभी से 150 पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। जब तक इन्वेंट्री बिकी नहीं है तब तक आप उसको 100 पे ही दिखाओगे, लोअर पे दिखाओगे।
क्यों? इसकी लॉजिक क्या थी? क्योंकि अगर आप 100 के बजाय 150 पे रिपोर्ट करोगे तो फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक कर लोगे, और फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक करने की इजाजत नहीं है। फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक करने की इजाजत नहीं है, अभी से बुक करने की इजाजत नहीं है। हाँ, फ्यूचर का प्रॉफिट अभी से बुक करने की इजाजत नहीं है। ओके, राइट। इसी तरह फिर आप इसमें एक चीज पढ़ते थे कि अगर आपने 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी और लड़कों ने उसको गिरा दी, डैमेज कर दी, और वो हो गई 70 की। 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, लड़कों ने गिरा के डैमेज कर दी, 70 कर दी, तो अब नुकसान हो रहा है ना। 100 की लेके अब 70 की बिकेगी, तो नुकसान 1 सेकंड में बुक करना है, अभी अभी बुक कर लेना है, याद है? तो अब ये 70 पे रिपोर्ट होगा। तो ये आप सबने ये चीजें बेसिक लेवल पे पढ़ी है, ये प्रूडेंस की एप्लीकेशन थी। इसी तरह आप सब लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, प्रूडेंस की एप्लीकेशन समझाता हूं यार। बैड डेट्स का चैप्टर याद है? बैड डेट्स, उसमें एक चीज पढ़ते थे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलग अलग नाम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं और अलाउंस फॉर रिसीवेबल भी बोलते हैं, जिसमें आप फ्यूचर की बुराई अभी से बुक करते थे कि ईयर एंड के रिसीवेबल्स में से आप कहते थे कि कुछ परसेंट डेटर्स बैड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ परसेंट डेटर्स डाउटफुल हैं जो अगले साल पे नहीं करेंगे, तो उसको आप इमीडिएटली बुक कर लेते थे, याद है, एक परसेंटेज लगा के। तो वो भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी, वो भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी, राइट? ओके, अच्छा। अब यहाँ एक चीज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये आजकल FA2 के पेपर में आ रही है, ये आपको जरा आनी चाहिए, ठीक है? ये क्या है? पहले एक ये सारे नाम, ये नाम सीखें, ये भी नाम सीखें, देखें, आराम आराम से सुने। ये जो लिखा है ना रिमोट, ये वर्ड लिखा है रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन। रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन, ये सारी प्रोबेबिलिटीज के दर्जे हैं, किसी चीज के होने के चांसेस के दर्जे हैं, सही है? इधर देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि फला चीज के होने के चांसेस रिमोट है, इधर देखें, अगर आपसे कहा जाए फला चीज के होने के चांसेस रिमोट है, तो रिमोट का मतलब समझ लो ना होने के बराबर। देखो लिखा हुआ है आगे, लेस देन 10%, लेस देन 10%। रिमोट का मतलब समझ लो ना होने के बराबर, लेस देन 10%, ठीक है? अगर आपसे कहा जाए फला चीज के होने के चांसेस पॉसिबल हैं, तो पॉसिबल का मतलब 10% से ज्यादा और 50% से कम। अच्छी तरह देखो, पॉसिबल का मतलब 10% से ज्यादा और 50% से कम, सही है? अगर आपसे कहा जाए फला चीज के होने के चांसेस प्रोबेबल हैं, प्रोबेबल, तो इसका मतलब 50 से ज्यादा, ये देखें, और 95 तक, 51 से 95 या 51 से 90, ये भी बोल सकते हैं, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, यानी 51 से 95% तक, ठीक है? ओके। और अगर कहा जाए कि फला चीज के होने के चांसेस वर्चुअली सर्टेन है, वर्चुअली सर्टेन का मतलब समझ लो वो काम हो गया, समझ लो वो काम हो गया, ख्यालात में हो गया, तो वर्चुअली सर्टेन का मतलब 95% से भी ज्यादा। फिर सुनो एक बार, ये जो चार वर्ड है ना रिमोट, चार वर्ड्स है, देखो, रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन। रिमोट, पॉसिबल, प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन, ये चीजों के होने के चांसेस हैं। रिमोट का मतलब लेस देन 10%, पॉसिबल का मतलब 10% से ज्यादा, 50 से कम, प्रोबेबल का मतलब 51% से ज्यादा, 95% से कम, और वर्चुअली सर्टेन का मतलब 95% से ज्यादा और 100% से कम, सही है? ओके। अब यार कई बार हमारे साथ कुछ बुराई हो जाती है, जैसे हम पर कोई लीगल केस लग गया, किसी ने हम पे केस कर दिया। मैं एक मिसाल देता हूँ, सुनिए। हमारे हमने कुछ प्रोडक्ट सेल की, हमने कुछ प्रोडक्ट सेल की, प्रोडक्ट सेल की, मेरी बात सुनो, हमने कुछ प्रोडक्ट सेल की खाने पीने की, और वो कस्टमर्स ने खाया और बेचारे बीमार हो गए, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, बेचारे हॉस्पिटलाइज हो गए, ठीक है? तो अब उनके फैमिली मेंबर्स ने हम पे केस किया कि आप लोग यार इतना बेकार खाना बेचते हो, इतना बेकार लो क्वालिटी फूड बेचते हो कि हमारा बंदा बीमार हो गया। तो अब ये केस हम पे आउटस्टैंडिंग है, अब ये केस हम पे आउटस्टैंडिंग है। तो सवाल ये कि ये हम पे केस हो गया, अब हमें इस केस का एक्सपेंस अभी से बुक करना चाहिए या नहीं बुक करना चाहिए, इसको डिसीजन हम लेंगे इस चीज को देख के। देखो, हम लॉयर से पूछेंगे, अगर लॉयर ने कहा कि सर आपके हारने के चांसेस सिर्फ रिमोट है, आपके हारने के चांसेस सिर्फ रिमोट है, नहीं लेस देन 10%, तो आईएएस कहता है डू नथिंग, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। आपको किसी की, अब आपको अपने बुक में कोई एक्सपेंस बुक नहीं करना, क्योंकि रिमोट का मतलब ना होने के बराबर, लेस देन 10% का मतलब ना होने के बराबर, तो अब तो आप नहीं हारोगे। अगर आपके हारने के चांसेस पॉसिबल है, अगर आपके हारने के चांसेस पॉसिबल है,
10% से ज्यादा और 50 से कम, तो स्टिल कोई एंट्री नहीं बनानी, सिर्फ आप एक कहानी सुना के शेयर होल्डर को डिस्क्लोज कर दो। ये देखो डिस्क्लोजर नोट, यानी आप शेयर होल्डर को सिर्फ एक किस्से की फॉर्म में डिस्क्लोजर्स के अंदर एक किस्सा सुना दो बस, कि भाई ये मसला हुआ है कंपनी का, कोई डबल एंट्री नहीं बनाना। सही है। अब अगर आपके हारने के चांसेस प्रोबेबल हैं, और से देखें, अगर आपके हारने के चांसेस प्रोबेबल है यानी 50% से ज्यादा है, तो फिर अब आपने एक्सपेंस बुक करना है। अब प्रूडेंस कहता है फॉरेन एक्सपेंस बुक कर लो, प्रोबेबल बहुत ज्यादा है भाई, प्रोबेबल का मतलब 50% प्लस चांसेस का मतलब झुकाव उस तरफ है, अब आपको फॉरेन से एक्सपेंस बुक करना होगा। सही है। अब आपको फॉरेन से एक्सपेंस बुक करना होगा, और जब प्रोबेबल पे बुक करना है तो वर्चुअली सर्टेन पे भी करना ही होगा, जब प्रोबेबल पे करना है तो वर्चुअली सर्टेन पे भी करना ही होगा। ओके, पक्का, सही, ऐसा ही है। तो एक वर्ड बीच में लिखा हुआ है, देखो ये एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, देखो एक वर्ड है प्रोविजन का, देखो ये देखो, प्रोविजन मींस लायबिलिटी इन विच टाइमिंग्स और अमाउंट इज अनसर्टेन। यानी मैं इसको और बच्चों की तरह ही डेफिनेशन लिखता हूँ, देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट। ठीक है, ये रहा, देखो इसका मतलब ये है, एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका या तो टाइम अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है। प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसका या तो टाइम अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है, या वक्त अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है। मैं आपको पहली मिसाल देता हूं, सुनो। आज मैंने किसी से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, आज मैंने किसी से लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और 1 महीने बाद रीपे करना है। 1 लाख का लोन लिया और 1 महीने बाद रीपे करना है। क्या ये लाइबिलिटी प्रोविजन है? नहीं, ये लाइबिलिटी प्रोविजन नहीं है। क्यों? इसका टाइम भी सर्टेन है, 1 महीने बाद पे करना है, और अमाउंट भी सर्टेन है, 1 लाख पे करना है। टाइम भी सर्टेन है और अमाउंट भी सर्टेन है, 1 लाख ही पे करना है, तो ये प्रोविजन नहीं होगा। प्रोविजन क्या है? देखो फिर डेफिनेशन देखो, एक ऐसी लाइबिलिटी, और तवज्जो, एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका या तो टाइम अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है। तो इसका ना टाइम अनसर्टेन था ना अमाउंट अनसर्टेन था। तो बच्चे ने कहा कोई मिसाल दो प्रोविजन की, सुनो। वारंटी प्रोविजन, वारंटी प्रोविजन सुनो। मैंने आज 10,000 मोबाइल फोन्स बेच दिए, मैंने आज के दिन 10,000 मोबाइल फोन सेल कर दिए, और जिसको भी सेल किए उसको मैंने 2 साल की रिपेयर्स की वारंटी दी है। मैंने जिन लोगों को भी बेचे हैं उनको 2 साल की रिपेयर्स की वारंटी दी है। तो अगर 2 साल के अंदर अंदर अगर मोबाइल फोन खराब हो गया तो मुझे रिपेयर करके देना होगा, ये मेरी कॉस्ट होगी। सही है ना, मेरी ऑब्लिगेशन है ये। अब मैं एक बात बताऊं, ये बिल्कुल प्रोविजन है। क्यों? मुझे ये नहीं पता कितने लोग वापस आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 10 मोबाइल वापस आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे। इसका मतलब इस लाइबिलिटी का अमाउंट अनसर्टेन है, इस लाइबिलिटी का अमाउंट क्या है? अनसर्टेन है। और एक और बात बोलूं, मुझे ये भी नहीं पता कि कब कौन आएगा, मुझे ये भी नहीं पता कि कब कौन आएगा। हो सकता है कोई 3 महीने बाद आ जाए, कोई 6 के बाद आए, कोई 8 महीने बाद आए, कोई 10 महीने बाद आए, कोई 12 महीने बाद आए। तो 2 साल के अंदर अंदर कभी भी आ सकते हैं ना, तो टाइम अनसर्टेन ही हुआ ना, फिक्स टाइम तो नहीं है। कोई 1.5 महीने बाद आ सकता है। तो इसका मतलब हाँ, वारंटी प्रोविजन एक प्रोविजन की एग्जाम्पल है, वारंटी प्रोविजन एक प्रोविजन की एग्जाम्पल है। सही है, जिसका टाइम भी अनसर्टेन और अमाउंट भी अनसर्टेन है। लेकिन अब मैंने देखो आपको क्या बताया कि आप एक्सपेंस तब तक बुक नहीं करना जब तक प्रोबेबल चांसेस ना हो। देखो यहाँ, ये देखो, ये देख लो, जब तक प्रोबेबल चांसेस ना हो आप एक्सपेंस बुक नहीं करना। रिमोट पे कोई एक्सपेंस नहीं होता, पॉसिबल चांसेस पे भी कोई एक्सपेंस नहीं होता। रिमोट चांसेस पे भी कोई एक्सपेंस बुक नहीं होता, पॉसिबल चांसेस पे भी कोई एक्सपेंस बुक नहीं होता, जब तक प्रोबेबल ना हो। प्रोबेबल का मतलब मोर देन 50% पे आप एक्सपेंस बुक करते हो, मोर देन 50%। देख लो अच्छी तरह, ये है असल, ये देखें, ये है असल, अच्छी तरह देखें। मोर देन 50% पे आप एक्सपेंस बुक करते हो। सही है, भूलना नहीं। प्रोविजन में एक्सपेंस आप तब बुक करोगे जब मोर देन 50% चांसेस होंगे, मोर देन 50। ओके, सही। यानी आप पे कोई केस कर दे या जिस तरह का भी मामला हो, अगर हारने के चांसेस मोर देन 50 है यानी प्रोबेबल है, तो आप एक्सपेंस बुक करोगे। लेस देन 50 वाले केस में एक्सपेंस नहीं है। लेस देन 50 के नीचे देखो दो केसेस हैं, एक रिमोट है और एक पॉसिबल है। रिमोट में तो कुछ भी नहीं करना, रिमोट में तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सो जाओ। और पॉसिबल चांसेस हो तो सिर्फ एक डिस्क्लोजर, एक नोट
एक नोट बना के शेयर होल्डर को बता देना, उसमें भी डबल एंट्री नहीं बनेगी, उसमें भी डबल एंट्री नहीं बनेगी। सही है। अब एक आखिरी चीज बेटा, जिस तरह कोई और हम पे केस कर दे तो हमें पे करना पड़ेगा, कोई और हम पे केस कर दे तो हमें पे करना पड़ेगा। जरा सोचो, अगर हम किसी पे केस कर दें तो सामने वाला हमें देगा ना, यानी अब हमारे पास इनफ्लो एक्सपेक्टेड है ना। अगर हमने किसी पे केस कर दिया तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड है ना। जैसे मिसाल देता हूं, किसी ने ईयर एंड से पहले हमारे ब्रांड का नाम यूज कर लिया, हमारे जैसी दुकान खोल ली हमारा नाम यूज करके, जैसे किसी ने मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट कहीं और खोल लिया हमसे पूछे बगैर, तो उसने इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स को गुमराह किया ना, तो हमें एक फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो हमने फौरन से उस पर केस किया। अब अगर हम ये केस जीत गए, अब अगर हम ये केस जीत गए तो सामने वाला हमें पैसे देगा ना। अब अगर हम ये केस जीत गए तो सामने वाला हमें क्या देगा, पैसे देगा ना। तो ऐसी सूरत हाल में अब हमें मिलेगा ना, अब देना तो नहीं है, अब ऑब्लिगेशन नहीं है, अब रिसीवेबल है बल्कि। सही है। तो अब रिसीवेबल के लिए क्या उसूल है, देखो ये पढ़ो अच्छी तरह, ये रहा, ये देखें, ये देखें, इनकम एंड एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये सिर्फ एक सूरत हाल पे बुक होता है, यानी जब आपको आपको मिलने के चांसेस होना तो सिर्फ तब बुक करना जब वर्चुअली सर्टेन हो, यानी 95% प्लस। जब वर्चुअली सर्टेन हो यानी 95% प्लस। ठीक है। देखो बेटा, वो जो बुराई थी, बुराई क्या थी, प्रोविजन बुराई थी, लाइबिलिटी थी, उसमें 50% प्लस पे बुकिंग करा रहा था, उस पर 50% प्लस पे आपको बुक करना था। जबकि ये क्या है, अच्छाई है, या आप अब आपको मिलेगा, आपने किसी पे केस किया तो अब आपको मिलेगा ना। तो अब 95% प्लस पे आपको अपनी वो रिसीवेबल और इनकम बुक करनी है। ठीक है, ओके। तो जब हमें देना है तो 50% प्लस पे बुक कर लेना, और जब मिलना है तो 95% यानी वर्चुअली सर्टेन पे। देखो ये बिल्कुल प्रूडेंस की एप्लीकेशन है, प्योर प्रूडेंस की एप्लीकेशन है। ओके, तो ये बेसिक कुछ बातें जहन में रखिएगा प्लीज। अब सुने, एक और कॉन्सेप्ट है बड़ा मशहूर, बहुत मशहूर है, एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट, बहुत बार सुना है आप लोगों ने। एक रिकॉर्डिंग इसमें दे देते हैं। एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड, व्हेन दे आर इनकर्ड। जब एक्सपेंस को यूज करो, इस्तेमाल करो, यानी जब उससे फायदा उठाओ तब बुक करो। Expenses are recorded when they are utilized. Expenses are recorded when they are utilized. Expenses are recorded when they are, जब एक्सपेंस को यूज करो, यूटिलाइज करो तब बुक करो। जब एक्सपेंस को यूज करो, यूटिलाइज करो तब बुक करो, पहले से बुक करने की जरूरत नहीं, जब यूज करोगे तब बुक करोगे। और एक और बात, ये कहता है कि पेमेंट बेसिस पे काम नहीं करो। बेशक यहाँ देखें, आपने यहाँ खड़े होकर अगर अगले साल के एक्सपेंस की पेमेंट कर दी तो अभी से एक्सपेंस बुक नहीं करोगे जब तक उसे यूज नहीं करोगे, जब तक यूज नहीं करोगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। अब इस एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की एक बहुत आला एग्जांपल है डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद हो। एक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की एक बहुत आला एग्जांपल है, एक बहुत आला एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। सुने, अगर आपको याद हो, इधर देखें, यहाँ देखें, दिस इज ईयर 0, दिस इज ईयर 1 2 3 4। आपने एक मशीन यहाँ खरीदी है 1 लाख रुपए की, आपने ईयर 0 पे एक मशीन ली है 1 लाख की। तो बेशक आपका जेब से पैसे यानी आउटफ्लो तो 1 लाख का भी हुआ है, लेकिन द लाइफ ऑफ दिस मशीन इज 4 years। 4 साल ये मशीन यूज होगी, यानी 4 साल ये हमें कमा के देगी। तो जब जब यूज होगी तब तब इसका एक्सपेंस बुक करो, पूरा अभी बुक नहीं कर लो, पूरा अभी बुक नहीं कर लो। सही है। तो आप लोग क्या करते थे, अगर ये मशीन इक्वल फायदा दे रही है तो आप इस 1 लाख को डिवाइड बाय 4 years करते थे, याद आया, तो ये आता था 25,000। तो आप 25,000 का एक्सपेंस यहाँ बुक करते थे, 25,000 का एक्सपेंस यहाँ बुक करते थे, 25,000 यहाँ और 25 यहाँ। ओके, तो बेटा एक्रूवल्स और मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड या व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड।
कि जब एक्सपेंस इनकर हो, जब एक्सपेंस यूटिलाइज हो, तभी बुक करो, कैश बेसिस पे बुक नहीं करना, ठीक है। तो बेशक मशीन या स्प्लिट यूनिट हमने आज खरीदा है, लेकिन वो अगले 5 साल या 10 साल या 4 साल यूज होगा, तो जब जब यूज होगा तब तब उसका एक्सपेंस बुक करेंगे। याद है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन इसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी। ओके, राइट। अच्छा ये देखो, आप लोगों ने ये चीजें भी पढ़ी हैं, देखें ये दो नाम याद है। एक होता था एक्चुअल बैड डेट एक्सपेंस। एक्चुअल बैड डेट का मतलब जिस पीरियड में आपका कस्टमर कॉल करे और बोले मैं पे नहीं करूंगा, जिस पीरियड में आपका कस्टमर कॉल करके बोले मैं पे नहीं करूंगा, या जिस पीरियड में यकीन हो उस पीरियड में एक्सपेंस बुक करो, तो ये एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी। यानी जब इनकर हो तब बुक करो, जब इनकर हो तब बुक करो। लेकिन हाँ, एक चीज और थी कि आप फ्यूचर के बैड डेट भी अभी से बुक करते थे, याद है? डाउटफुल डेट अलाउंस, डाउटफुल डेट अलाउंस, वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी। डाउटफुल डेट अलाउंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी। डाउटफुल डेट अलाउंस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन थी, ठीक है। देख लें एक नजर। अब ये एक न्यू चीज है आपके सामने, एक नई चीज है, सुनो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये क्या है? जब ईयर एंड पर, इधर देखो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, ये रहा 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018, यहां देख लें। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ईयर एंड पर जब डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ईयर एंड पर जब डायरेक्टर्स, गौर से सुने बेटा, प्लीज अलर्ट रहें प्लीज। जब ईयर एंड पर डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो उनके माइंड में ये अजम्पशन होती है, उनके माइंड में ये अजम्पशन होती है कि बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा, यानी बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर में बंद नहीं होगा। ये देखो, एक वर्ड है, बिजनेस, रिपीट। जब ईयर एंड पर डायरेक्टर्स, अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, तो उनके माइंड में ये अजम्पशन होती है कि बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। बच्चे ने कहा ये फोर्सेबल फ्यूचर का क्या मतलब है? देखो आगे लिखा है, दैट इज 1 ईयर, 1 साल। अगले 1 साल तक तो लाजमी चलेगा, अगले 1 साल तक तो ये लाजमी चलेगा, यानी बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। इस अजम्पशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, इस अजम्पशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ताकि क्योंकि शेयर होल्डर ने चलते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर ने चलते हुए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो वो भी एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस जारी रहे, बिजनेस जारी रहे। अब याद रखना कि ये जो अजम्पशन है ना, इसके लिए दो चीजें होती हैं डायरेक्टर का। इधर देखो, इधर देखो, मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ कि ईयर एंड पर जब डायरेक्टर बोलता है ना कि बिजनेस चलता रहेगा, तो ये इस बात की उसके अंदर उसके पास इंटेंशन भी होती है, और दूसरा एबिलिटी भी होती है। होश में सुनना, होश में रह के प्लीज। डायरेक्टर क्या बोलता है? डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट ये दावा करती है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमारा बिजनेस चलता रहेगा। तो अब इसके लिए ये, इस दावे के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उनकी नीयत होती है, इंटेंशन। एक तो कहते हैं हमारी इंटेंशन है कि हम बिजनेस चलाएंगे, और दूसरा हम में, तवज्जो, हम में एबिलिटी भी है, हम में एबिलिटी भी है कि बिजनेस चलता रहेगा। ये दोनों चीजें होना जरूरी है एक साथ, इंटेंशन, नीयत, इरादा, और एबिलिटी भी होनी चाहिए। इंटेंशन, नीयत, इरादा और एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब कहते हैं कि सिर्फ इंटेंशन से भी काम नहीं होगा, अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर इसका मतलब आपका दावा झूठा है। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो दावा झूठा है। मैं किस्सा सुनाता हूँ, किस्सा सुने। एक बंदे के पास 4-5 एसेट थे, एक घर था, एक मेज़नाइन फ्लोर था, एक प्लॉट था, एक गाड़ी थी और एक शॉप थी, सही है, कुछ एसेट्स थे। उस बंदे ने लोन ले लिया। अब उसकी चीजें बिकना शुरू हुई, जब लोन रीपे करने का मामला आया तो चीजें बिकना शुरू हुई। पहले प्लॉट बिक गया, फिर मेज़नाइन फ्लोर बिक गया, फिर उसकी शॉप बिक गई, फिर उसका घर भी बिक गया। तो आखिर में उसकी एक गाड़ी बची। क्या बची? गाड़ी। तो बड़े स्टाइल से गाड़ी पे हाथ लगा के बोलता है,
बड़े स्टाइल से गाड़ी पे हाथ लगा के बोलता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस गाड़ी को बेचूं। बड़े स्टाइल से गाड़ी पे हाथ रख के कहने लगा मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस गाड़ी को बेचूं, तो हम उसको बोलेंगे बेटा अब आपका इरादा गया तेल लेने, अब आपके इरादे को हम क्या करें, अब तो बची ये गाड़ी है, अब तो यही बिकेगी, अब तो ये गाड़ी बची है तो यही बिकेगी। तो सिर्फ इरादे से काम नहीं होगा, एबिलिटी भी चाहिए। सिर्फ इरादे से काम नहीं होगा बल्कि एबिलिटी भी चाहिए। तो बेटा ये दोनों चीजें चेक की जाती हैं, दोनों चीजें चेक की जाती हैं कि आपके अंदर ये दोनों चीजें हो, इंटेंशन और एबिलिटी। इंटेंशन और एबिलिटी के बिजनेस चलता रहेगा। सही है, पढ़ो दूसरी लाइन, पढ़ें भी आप लोग, देखें सब। गोइंग कंसर्न assumption is based on a fact that there is no need और इंटेंशन, देखा दोनों बातें, टू सीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। ठीक है, यानी ना और इदारे में कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैं, ना कोई लीगल केस है, लॉसेस हैं। क्योंकि बेटा देखो ये चीजें इदारे को बंद करवा देती हैं कई बार। ऐसा लीगल केस हो गया बड़ा कि बिजनेस ही बंद हो जाता है, कोई लॉ पास हो गया उससे बिजनेस बंद हो जाता है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो गए बिजनेस बंद हो जाता है, कोई मेजर कॉम्पिटिटर आ गया जिसने हमें पूरी तरह हड़प कर लिया, हमारे पूरे बिजनेस की ऐसी तैसी कर दी, उससे बिजनेस बंद हो जाता है। सही है, तो ये सारी चीजें ईयर एंड पर स्टडी होंगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस 12 महीने के अंदर बंद हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस 12 महीने के अंदर बंद हो जाए। अब व्हाट इफ, अब एक सवाल आया बच्चे का, देखो बच्चे ने कहा अगर बिजनेस नॉर्मल चल रहा है और ऐसा कोई मसला नहीं है फिर तो चलने दो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इधर देखिए मेरा वर्ड वर्ड सुने, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी के सर पे से गोइंग कंसर्न की चादर उड़ जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी के सर पे से गोइंग कंसर्न की चादर उठ जाती है। कंपनी के सर पे से गोइंग कंसर्न की चादर उठ जाती है, यानी कभी कभार ईयर एंड पर यह बात पता लग जाती है कि बिजनेस 6 महीने में बंद होने वाला है, यानी बिजनेस पूरा 1 साल कंटिन्यू नहीं करेगा, बस फौरन बंद हो जाएगा, कुछ महीनों में बंद हो जाएगा, यानी कंपनी के सर पे से गोइंग कंसर्न की चादर उठ जाती है। तो सर जब ऐसा होता है ना, तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुकून से सुने। अगर कम यूं लिखा हुआ है कि कंपनी इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न, यानी अब कंपनी बंद हो जाएगी, 6 महीने में बंद हो जाएगी, तो अब सुनो इसके इफेक्ट देखो ये। नाउ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी शोन एज, ये देखो अगर कंपनी के सर पे से चादर उठ गई ना, तो अब कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है जिसको आप बोलते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब बैलेंस शीट में दो सफे नहीं बनेंगी। अब बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की सफे नहीं बनेंगी, बल्कि अब तमाम एसेट्स करंट एसेट बन जाएंगे और तमाम लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी। अब तमाम एसेट्स करंट एसेट्स बन जाएंगे और तमाम लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी, तमाम एसेट्स करंट एसेट बन जाएंगे और तमाम लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी। हाँ, तमाम एसेट्स करंट एसेट और तमाम लाइबिलिटीज क्या बन जाएगी, करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी। क्यों, जब 12 महीने के अंदर बिजनेस बंद हो जाएगा तो सारे एसेट रियलाइज हो जाएंगे, और जब 12 महीने के अंदर बिजनेस बंद हो जाएगा तो सारी लाइबिलिटीज 12 महीने के अंदर ही पे करनी है ना। सोचो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट की दो सफे नहीं बनेंगी। ये कब होगा, जब वो चादर उठेगी, जब गोइंग कंसर्न का पर्दा सर पे से उठा, तो अब सारे एसेट करंट एसेट बन गए, सारी लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज बन गई। और सुनो, ऑल एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट देयर सेलेबल वैल्यू, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं। देखो इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल, इसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और कुछ बुक्स में इसका नाम होता है ब्रेकअप वैल्यू। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जब गोइंग कंसर्न का पर्दा ही सर पे से उठ गया, जब गोइंग कंसर्न का पर्दा ही सर पे से उठ गया, तो अब आपको बताना है कि आपके बिजनेस की रियल वर्थ क्या है, ये सारी चीजें कितने में बिकेंगी, अब असलियत बताओ। अब नेट बुक वैल्यू वाली रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो जो आप लोग डेप्रिसिएशन में करते थे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, अब एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू के भाई, अब इस बिजनेस से रियलाइज कितना हो सकता है, अब ये चीजें कितने की बिकेंगी बताओ भाई, अब तो बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, तो अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सही है, तो मैं फिर क्या बोल रहा हूं, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, सुनो, कि अगर कंपनी नॉर्मल चल रही है फिर तो सही है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन सही है, यानी कंपनी की अजम्पशन ये है कि बिजनेस चलता रहेगा, फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कभी ये गोइंग कंसर्न का पर्दा सर पे से उठ गया और ईयर एंड पर ये बात पता लग गई कि बिजनेस 6 महीने 5 महीने 4 महीने में बंद हो जाएगा, बिजनेस 6 4 5 महीने में बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत हाल में सामने देख के सुने,
क्या क्या होगा? सबसे पहले बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा? बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट की दो सफे नहीं बनेंगी, तमाम एसेट्स अब करंट एसेट हो जाएंगे और तमाम लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। याद है? हाँ, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली? अब तमाम एसेट जो है ना आपके, वो सेलेबल वैल्यू यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे या ब्रेकअप वैल्यू पे रिपोर्ट होंगे। ठीक है, यानी कितने में बिक सकते हैं सब बता दो बस डायरेक्ट, क्योंकि बिजनेस बंद होने वाला है। एक और एक्स्ट्रा बात सुन लो, जब गोइंग कंसर्न का फड्डा उठता है ना, जब ये आवाज आती है मार्केट में कि गोइंग कंसर्न इसका खत्म, तो ऐसी सूरत हाल में शेयर प्राइस बुरी तरह गिरना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में सुने, लोग कंपनी से ताल्लुक खत्म कर देते हैं, बैंक्स लोन देना बंद कर देती है, बैंक्स ओवरड्राफ्ट देना बंद कर देती है। हाँ, आपका देर सप्लायर आपको उधार पे माल देना बंद कर देते हैं, कोई आपको अपनी कोई आपसे ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता, सबको पता लग जाता है आप मरने वाले हो। हाँ, तो याद रखना, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है कि अगर किसी इदारे में गोइंग कंसर्न का मसला आ जाए। ठीक, अब एक बहुत आसान सा बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एसेट शुड बी वैल्यूड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ये देखो, ये कह रहा है एसेट शुड बी वैल्यूड, एसेट्स अपनी ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदे गए थे ना, उतने में ही रिपोर्ट होंगे, उतने में ही रिपोर्ट होंगे। तो इसका फायदा ये है, देखो इसका दो, इसके कंपैरिजन किससे? इसका कंपैरिजन रिवैल्यूएशन से। सामने देखो, समझ लो कि जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ने आते हो ना, जिस इंस्टीट्यूट में, हमारे इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ने आते हो, उसकी जो प्रेमिसेस है ना, वो हमने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ की ली थी। फिर सुकून से सुने इन्वॉल्व, जिस ऑफिस पे आप लोग पढ़ने आते हो, समझ लो उसकी प्रेमिसेस आज से 10 साल पहले हमने 1 करोड़ रुपए की ली थी, लेकिन आज अगर हम उसकी मार्केट वैल्यू निकलवाएं तो वो 8 करोड़ रुपए की है। 10 साल पहले 1 करोड़ की थी, लेकिन आज अगर उसकी मार्केट वैल्यू निकलवाई जाए तो वो 8 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। अब आप दिमाग से सोचें, अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम रिवैल्यूएशन पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन का मतलब मार्केट वैल्यू पे, तो हम 8 करोड़ रुपए की दिखाएंगे। अब दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सुकून से सुने। हिस्टोरिकल कॉस्ट का फायदा ये होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर कोई अंदाजा नहीं होता। ओरिजिनल कॉस्ट को वेरीफाई करना 1 मिनट का काम है। अगर मुझे ओरिजिनल कॉस्ट को वेरीफाई करना है तो मैं रसीदें चेक कर लूंगा, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूंगा, तो पता लग जाएगा कि वाकई एसेट 1 करोड़ रुपए का लिया है। सही है, तो ये फायदा है हिस्टोरिकल कॉस्ट में कि वो रिलायबल होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, उसमें कोई अंदाजा नहीं होता। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर कोई अंदाजा नहीं होता। सही है, ठीक है, समझ गए। जबकि रिवैल्यूएशन, अगर मैं अपने एसेट्स की मार्केट वैल्यू निकालूं, अगर आज मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपने मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट वाली जो प्रॉपर्टी ऑफिस है, उसको अगर मैं मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, मुझे आज अगर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, मुझे आज अगर अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं प्रॉपर्टी मार्केट के एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। और प्रॉपर्टी मार्केट के एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? स्टेट एजेंट। सुनना, मैं पहले स्टेट एजेंट के पास गया, मैंने कहा सर जी ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी कितने की है, मेरी प्रॉपर्टी। तो पहले स्टेट एजेंट ने कहा आपकी प्रॉपर्टी मेरी नजर में तो 7 करोड़ 80 लाख की है। अच्छा जी। दूसरे एजेंट के पास गया, उसने कहा सर मेरी नजर में ये 8 करोड़ की है। तीसरे के पास गया, उसने कहा मेरी नजर में 8 करोड़ 10 लाख की है। चौथे के पास गया, उसने कहा 8 करोड़ 30 लाख की है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू निकालना एक जजमेंटल इश्यू है, एक जजमेंटल, जिसमें इंसान की राय उसका अंदाजा शामिल हो जाता है। तो मार्केट वैल्यू एक अंदाजा बेस्ड चीज है, मार्केट वैल्यू एक अंदाजा बेस्ड चीज है, मार्केट वैल्यू एक अंदाजा बेस्ड चीज है। और जहां अंदाजा आता है वहां फ्रॉड का दरवाजा खुल जाता है। जहां मेरे प्यारे बच्चों अंदाजा आता है वहां फ्रॉड का दरवाजा खुल जाता है, वहां हेरा फेरी हो सकती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का फायदा क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर अंदाजा नहीं है, ठीक है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो उसका। जबकि अगर आप मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करोगे तो उसके अंदर क्या है? अंदाजा है, तो फ्रॉड हो सकता है।
तो ये तो एक तारीफ हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट की। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट की बुराई बताऊं? अब हिस्टोरिकल कॉस्ट की बुराई सुनो। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज आउटडेटेड अकाउंटिंग। ये रहा इसका डिसएडवांटेज, देख लो भाई। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब, मैंने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली थी, अगर आज भी मैं 1 करोड़ की दिखाऊं, आज भी मैं ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की दिखाऊं, तो मेरा इदारा तो गरीब नजर आएगा ना, जबकि असलियत में ये प्रॉपर्टी आज 8 करोड़ रुपए की हो गई है। तो दिस इज आउटडेटेड अकाउंटिंग, ऑब्सलीट किस्म की अकाउंटिंग है। पुराने जमाने की वैल्यूएशन अगर मैं अभी दिखा रहा हूं 10 साल पुरानी, तो शेयर होल्डर को आज के दिन की इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी ना, जबकि रिवैल्यूएशन में आज के दिन की ताजा इंफॉर्मेशन मिलेगी, गरम गरम आज के दिन की ताजा हालात पता लगेंगे, कंपनी कितनी अमीर हो गई है। हाँ, तो ये रिवैल्यूएशन का एडवांटेज है और हिस्टोरिकल कॉस्ट का डिसएडवांटेज है। ये रिवैल्यूएशन का एडवांटेज है और हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या है? डिसएडवांटेज है। ओके, अब क्या लिखा है? ये एक सवाल है जो एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। देखो ये सवाल, यहां से देखो, ये सवाल है, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन टाइम्स, देखो बेटा सवाल को देखो अच्छी तरह, सब देखो। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस का मतलब हर अगले दिन प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, हर आने वाला दिन महंगा है, पुराना दिन सस्ता है। यूज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट विल, देखो सुनो, मैं बिल्कुल समझाता हूं बच्चों की तरह। मैंने आज से 10 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी ली थी 1 करोड़ की, और आज वो प्रॉपर्टी 8 करोड़ की है। सुकून से सुने, तो अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पुराने जमाने की वैल्यूएशन कम है, इधर देखो, इधर देखो, पुराने जमाने की वैल्यूएशन कम है, जबकि आज के दिन की मार्केट वैल्यू ज्यादा है। और अब अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं पुराने जमाने की वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पुराने जमाने की वैल्यू कम है। तो जब पुराने जमाने की वैल्यू कम है, तो देखो मेरे एसेट कम नजर आ रहे होंगे, मेरे एसेट कम नजर आ रहे होंगे पक्का, मेरे एसेट्स की वैल्यू कम नजर आ रही होगी, डिक्रीज नजर आ रही होगी पक्का। भाई मार्केट वैल्यूज बढ़ चुकी हैं, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट कम है, और मैं अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहा हूं तो मेरे एसेट्स की वैल्यूएशन कम नजर आ रही होगी ना बेटा, सोचो। तो डिक्रीज एसेट्स, और दूसरा लाइन क्या है कि जब मेरे एसेट्स की वैल्यू कम नजर आ रही होगी तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होगी। याद करो, जब मेरे एसेट्स की वैल्यू छोटी छोटी होगी तो उसका डेप्रिसिएशन भी कम होगा, और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है। तो जब डेप्रिसिएशन नामी एक्सपेंस कम होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रॉफिट ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली मेरे प्रॉफिट ज्यादा होंगे। सही है, तो ये एक एमसीक्यू है। पहले दौर में तो ये एग्जाम में आता था, अब ये किट में भी आ गया है कि इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस क्या इफेक्ट पड़ेंगे। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट्स आपके बढ़ जाएंगे। आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है नाउ, अब देखो ये रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, वापस आ गया है, वापस आ गया है। थोड़ी बातें, एक तरफ था हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक तरफ था हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक तरफ था हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओके, और दूसरी तरफ रिवैल्यूएशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब पुराने जमाने की कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, जितने में खरीदा था उतने पे रिकॉर्ड करो, और रिवैल्यूएशन का मतलब आज के दिन की मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। रिवैल्यूएशन का मतलब आज के दिन की मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। सही है, तो ये दो अलग अलग सोच है, समझ लो, पढ़े। According to this concept, according to this concept, asset should be valued at their market value. सही है, यही बात बोली है बिल्कुल आराम से। Revaluation concept promotes relevance is for users as market value is the real and relevant value. बिल्कुल बेटा, रिवैल्यूएशन की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस बढ़ेगी, यानी ये ज्यादा रेलेवेंट है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि हकीकत में आज के दिन की प्राइस बताना बेहतर है या पुराने जमाने की कॉस्ट? आज के दिन की प्राइस ज्यादा बेहतर हुई ना, आज के दिन की प्राइस ज्यादा बेहतर हुई ना, सोचो यार। अब पढ़ें, मार्केट वैल्यू लैक्स रिलायबिलिटी एज इट इज एन एस्टिमेट, ऊपर ही बढ़ा चुका हूं।
कि मार्केट वैल्यू का वैसे फायदा तो ये है कि आज की दुनिया की वैल्यूएशन पता लगेगी, लेकिन इसको कैलकुलेट करते वक्त अंदाजा होता है। मैंने ब्रोकर्स की एग्जांपल नहीं दी थी कि पहले ब्रोकर ने बोला 7 करोड़ 80 लाख, दूसरे ने बोला 8 करोड़, तीसरे ने बोला 8 करोड़, तो इसके अंदर अंदाजा है। और जब अंदाजा आता है तो वहां रिलायबिलिटी गिर जाती है। जब अंदाजा आता है तो वहां रिलायबिलिटी गिर जाती है, नहीं वहां फ्रॉड भी हो सकता है, ये इसकी बुराई भी है। ठीक है, ओके। अब अकाउंटिंग, एज पर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग की दुनिया में चॉइस दी हुई है। देखो ये दो चॉइसेस हैं, या तो आप कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड कर लो, ये देखो मैं यहां लिख रहा हूं, या रिवैल्यूएशन मॉडल में। ये देखें, अकाउंटिंग की दुनिया में इन दोनों अकाउंटिंग पे चॉइस है, चॉइस। जो अपनाना है अपना लो, जो अपनाना है अपना लो, लेकिन कंसिस्टेंसी से अपनाना। जो अपनाना है अपना लो, लेकिन कंसिस्टेंसी से अपनाना। जो अपनाना है अपनाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी से। बच्चे ने कहा बात नहीं समझ में आई, जरा तफसील से समझा दें, जरा मिसाल देके समझा दें। आइए मिसाल देता हूं, सुनो। एक आपको फ्रॉड सुनाता हूं जो लोग कर रहे थे, जिसको इन्होंने तोड़ दिया। अब सुने आप, यहां देखें, ये ईयर 0 है, दिस इज ईयर 1 एंड दिस इज ईयर 2। नजर आ रहा है भाई? एक तरफ ईयर 0 है, एक तरफ ईयर 1 है, एक तरफ ईयर 2 है। तवज्जो से सुनिएगा। एक कंपनी थी, उन्होंने आज एक जमीन, जमीन देखो जमीन, उन्होंने 100 मिलियन की एक जमीन खरीदी, 100 मिलियन की ईयर 0 पे एक जमीन खरीदी, सही है, ओके। अब तवज्जो, एक साल बाद अल्लाह की शान प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बढ़ गई, प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बढ़ गई, और मार्केट वैल्यू हो गई 250 मिलियन, 250 मिलियन, सही है। तो डायरेक्टर्स ने सोचा, डायरेक्टर ने कहा यार प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़ गई, तो बोला मैं फॉरन रिवैल्यू कर देता हूँ, अमीर नजर आऊंगा। 100 मिलियन से 250 मिलियन की हो गई, तो डायरेक्टर ने कहा मैं रिवैल्यू कर देता हूँ, मैं तो बहुत अमीर नजर आऊंगा। तो उसने फॉरन से रिवैल्यू कर दिया, फॉरन से रिवैल्यू कर दिया ताकि कंपनी अमीर नजर आए, ओके, ओके। अब अल्लाह की शान, जब अगला साल है ना ईयर 2, तो मार्केट वैल्यू ऐसी गिरी, प्रॉपर्टी मार्केट ऐसी गिरी कि कॉस्ट से भी नीचे आ गई, और अब मार्केट वैल्यू हो गई, बेटा देखें इधर, अब हो गई मार्केट वैल्यू 60 मिलियन। तो डायरेक्टर की तो सांस फूल गई, अजीब हो गया, पागल जैसा हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ? तो डायरेक्टर ने क्या बोलना शुरू किया बताऊं? बोला अब तो मैं, बताओ मैंने प्रॉपर्टी खरीदी कितने में थी, बताओ मैंने प्रॉपर्टी खरीदी कितने में थी। और इसने रिकॉर्ड कर दी 100 मिलियन पे, इसने रिकॉर्ड कर दी 100 मिलियन पे। इधर देखो, इसने अपनी प्रॉपर्टी को 100 मिलियन पे रिकॉर्ड कर दी, इसने अपनी प्रॉपर्टी को 100 मिलियन पे रिकॉर्ड कर दी, ऐसा ही है। यहाँ देखें, इसने अपनी प्रॉपर्टी को 100 मिलियन पर रिकॉर्ड कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को 100 मिलियन पे रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट पे। तो ये कितना जालिम है, देखो कितना चालाक है। जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ऊपर गई थी तो इसने मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट किया, और जब मार्केट वैल्यू कॉस्ट से नीचे पे आई तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया। तो ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो अपने शेयर होल्डर को पागल बना रहा है। तभी स्टैंडर्ड ने क्या बोला, ऐसी चीजों को तोड़ के ले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई अब दोनों में से एक पिक कर लो, या तो तुम कॉस्ट मॉडल पिक कर लो या रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लो, या तुम कॉस्ट मॉडल पिक कर लो या रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर तुमने कॉस्ट मॉडल पिक किया तो फिर हमेशा कॉस्ट पे दिखाना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, वैल्यू कुछ भी हो, आप कॉस्ट पे ही दिखाना। और अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लिया तो फिर हमेशा रिवैल्यू पे दिखाना, फिर मार्केट वैल्यू पे दिखाना। फिर मार्केट वैल्यू ऊपर जाए तो ऊपर लेके जाना, नीचे जाए तो नीचे लेके जाना, लेकिन फिर मार्केट वैल्यू पे दिखाना, ताकि कंसिस्टेंसी प्रमोट हो, ताकि तुम फ्रॉड ना करो, ताकि तुम अपने शेयर होल्डर्स को पागल मत बनाओ, सही है। तो देखो इन दोनों की चॉइस है, या तो कॉस्ट उठा लो तो फिर हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, या रिवैल्यूएशन उठा लो तो फिर हमेशा मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करो। हाँ, सही। देख लें इसको एक नजर, अच्छी तरह पढ़ लें सारा, एक बार रीड कर लें पूरा।
अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पहली चीज, पहली बात, आपको एक वर्ड आपने सुना होगा मटीरियल इंफॉर्मेशन। एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको हम बोलते हैं मटीरियल इंफॉर्मेशन। सुनो, मटीरियल इंफॉर्मेशन हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे। मटीरियल इंफॉर्मेशन हर, अब बेटा गौर से जागे, मटीरियल इंफॉर्मेशन हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे। सही? यानी तर्जुमा सुने, अगर यूजर के सामने वो इंफॉर्मेशन दी जाए, अगर यूजर के सामने इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसका डिसीजन होगा एक्स, उसका डिसीजन क्या होगा? एक्स। और अगर यूजर से वो इंफॉर्मेशन छुपा ली जाए तो उसका डिसीजन हो जाएगा वाई, यानी चेंज हो जाएगा। तो मटीरियल इंफॉर्मेशन हर उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कि जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाए, डिसीजन चेंज हो जाए। ठीक है, बच्चे ने कहा इस पर मिसाल दें। बड़ी बेसिक बेसिक मिसालें देता हूं, आप लोग सुने। लेट अस से आप लोगों ने एसीसीए के एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, एडमिशन हो गया, एक हफ्ता गुजरा ना, एक हफ्ता गुजरा, आप लोगों ने फीसेस वगैरह जमा करा दी, तो एडमिन से एक बंदा आया और उसने बोर्ड पे लिखा कि कल तक एनुअल चार्जेस पे कर दें, एनुअल चार्जेस पे कर दें ₹20,000 पर स्टूडेंट। ठीक है भाई, आप लोगों ने एडमिशन ले लिया इसी से में, और एक हफ्ते बाद एडमिन से एक बंदा आया और उसने बोर्ड पे आके लिखा, एडमिन से एक बंदा आया और उसने बोर्ड पे आके क्या लिखा बोर्ड पे आके, उसने बोर्ड पे आके लिखा कि एनुअल चार्जेस पे कर दें 20,000, कल तक सब पे कर दें वरना क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा, कल तक सब पे कर दो वरना क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात तो सुने, बात तो सुने प्लीज, एक मिनट। आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आप बोलोगे यार अभी हाथों में अंडे नहीं है वरना अंडे मारे हम। बोलो यार ये क्या हरकत है, पहले क्यों नहीं बताया? आप बोलोगे पहले क्यों नहीं बताया कि एनुअल चार्जेस भी होते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? तो एडमिन वाले ने बोला अगर हम पहले बताते तो आप क्या करते? तो सब बच्चों ने कहा हम फिर एडमिशन ही नहीं लेते, क्योंकि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये यूजर के डिसीजन को चेंज कर देती है, ये यूजर के डिसीजन को चेंज कर देगी। लेकिन हाँ, एडमिशन के टाइम आप लोग को ये नहीं बताया था कि आपको कभी कभार एक छोटी छोटी बुक्स खरीदनी होंगी फोटोकॉपियर से, तो वो हमने नहीं बताया था, वो आप लोग जाके ले लेते हो, 100 150 200 रुपए की चीज ले लेते हो यार, वो इममटीरियल है। तो मटेरियल चीज यूजर के डिसीजन को चेंज करती है और इममटीरियल चेंज नहीं करती है। हाँ, बात नहीं समझे? अब बच्चे ने कहा इसका अकाउंटिंग से क्या लिंक है? इस मटेरियल और इममटीरियल का बहुत बड़ा लिंक है, बहुत बड़ा लिंक है भाई। कि आपको जो अकाउंटिंग मालिकों के सामने, ओनर्स के सामने पेश करनी है, आपको जो अकाउंटिंग मालिकों के सामने पेश करनी है ना, उसमें कोई मटेरियल इशू ना हो, मटेरियल गलती ना हो, मटेरियल। इममटीरियल गलतियां कुछ नहीं होती, इममटीरियल गलतियां माफ है। कि जब आप शेयर होल्डर के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करो तो उसमें कोई मटेरियल गलतियां ना हो, इममटीरियल हो मसला नहीं है, मसला नहीं है। इममटीरियल चीजें यूजर के डिसीजन पे इफेक्ट नहीं करती, इममटीरियल चीजें यूजर के डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती। मैं और थोड़ी मिसालें देता हूं ऐसे सीखने के लिए। एक चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया हो, वेरिएंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है वेरिएंसेस। वेरिएंसेस को हम यूं समझाते हैं कि सोचा कुछ और हुआ कुछ, द डिफरेंस इज वेरिएंस। सोचा कुछ, हम ये सोच रहे थे, और हुआ कुछ, द डिफरेंस इज वेरिएंस। यानी किसी भी एक्टिविटी से पहले उसका स्टैंडर्ड बनता है। आप यूं सोचें कि हम लोग जब एसीसी का कोई टीचर हायर करते हैं तो उस टीचर को एक टारगेट दिया जाता है। आर्ली वेजेस के जो टीचर होते हैं उनको एक टारगेट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको FA1 का कोर्स 50 घंटे में कवर करना है, या आपने O लेवल्स का कोर्स 100 घंटे में कवर करना है, इस तरह का एक टारगेट होता है। ठीक है, तो अब अगर टीचर को 50 घंटे का टारगेट दिया जाता है ना, तो टीचर कभी कभार 54 आवर्स में भी कंप्लीट कराते हैं, या 53 या 55। तो अगर 3-4 घंटे टीचर ऊपर ले लेता है तो एडमिन कुछ नहीं बोलती, वो चेक बना के दे देती है, बोला जाओ यार। क्योंकि होता है कभी कभार, कभी टीचर ने टेस्ट ले लिया, क्विज ले लिया, कभी बच्चे कम आए तो रिकॉलिंग करा दी, थोड़े जोक्स हो गए, पार्टी हो गई, होता है। तो 50 घंटे की जगह 3-4-5 घंटे ऊपर हो जाते हैं तो इदारा कुछ नहीं कहता, जाओ, इममटीरियल। लेकिन एक टीचर को 50 घंटे का टारगेट दिया था, एक टीचर को 50 घंटे का टारगेट दिया था और उसने पूरी सेंचुरी मार दी। एक टीचर को 50 घंटे का टारगेट दिया था और पूरी सेंचुरी मार के खड़ा हो गया, 100 घंटे।
तो अब एकदम हैजार्ड की लाइट ऑन हो जाएगी, उसको बुलाया जाएगा, बोला भाई क्या करा है, ऐसा आपने क्या करा अंदर कि 50 के 100 मार दिए, 50 के 100 ले लिए यार, ये मटीरियल मसला है यार, डबल कर दिया आपने यार। हाँ, तो यार ये खतरनाक बात है, फिर ये खतरनाक बात है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब और मैं अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करता हूं, अकाउंटिंग के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। फिलिप्स कंपनी का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिलिप्स। यहां देखें, फिलिप्स कंपनी का मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, इतनी अमीर कंपनी है ना कि वो लोग यूं समझें कि 10,000 से कम का अगर कोई एसेट खरीदते हैं ना, 10,000 से कम का अगर कोई एसेट बाय करते हैं ना, तो फिर वो उसको एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करते। 10,000 से कम का कोई एसेट खरीदते हैं तो उसको एसेट रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो डायरेक्ट एंट्री बना देते हैं, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, बस। वो 10,000 से कम का कोई भी एसेट खरीदते हैं तो वो कहते हैं हमारे लिए ये इमटेरियल है। बोला यार हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको एसेट रिकॉर्ड करें, फिर इसकी डेप्रिसिएशन बुक करें, ना ना ना। बोला राइट ऑफ, राइट ऑफ। तो इसका मतलब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट से ये भी पता लगता है कि किस चीज को एसेट बुक करना है और किस चीज को एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, किस चीज को एसेट रिकॉर्ड करना है और किस चीज को क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ये भी मटीरियलिटी से पता लगता है। ठीक है, ठीक है जी, देखो ये पढ़ो। अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, स्मॉल अमाउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज एसेट्स, देखा, रादर देन दे आर एक्सपेंस आउट। छोटी मोटी चीजों को फिर हम एसेट बुक नहीं करेंगे, हम एक्सपेंस आउट करेंगे, हम बोलेंगे यार भगाओ यार। सही है, लेकिन हाँ ये भी याद रहे, मटीरियलिटी लेवल हर इंसान का अलग होता है। मटीरियलिटी लेवल हर इंसान और हर कंपनी का अलग होता है। मटीरियलिटी लेवल सबका अलग होता है, और ये कैलकुलेट करती, ये ऑडिटर कैलकुलेट करता है बाकायदा। सोचो, एक अमीर आदमी के जेब से 1,000 रुपए भी गिर जाए उसको फर्क नहीं पता लगता, मटीरियल है उसके लिए। गरीब के 100 रुपए भी गिर जाए रोना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का मटीरियलिटी लेवल अलग अलग है ना, दोनों का मटीरियलिटी लेवल अलग अलग हुआ ना बेटा, सोचो। नहीं समझे? हाँ, बात समझ में आ रही है? तो मटीरियलिटी लेवल, इसी तरह हम लोग जब किसी से दोस्ती करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें भी कुछ दिनों में लोगों का मटीरियलिटी लेवल पता लग जाता है। कुछ लोगों का मटीरियलिटी लेवल इतना कम होता है वो मिस कॉल मारते हैं, उनका कॉल करना भी उनके लिए मुश्किल है, नहीं उनके लिए कॉल भी मटीरियल है। हाँ, तो ये रियल लाइफ में भी हम चेक कर रहे होते हैं। तो बेटा इसी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि किसको एसेट रिकॉर्ड करना है, किसको एक्सपेंस आउट कर देना है। सही। एक और मिसाल देता हूं चलो आपको। आपने एक वर्ड सुना है स्टेशनरी, स्टेशनरी, ये भी बड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। देखें, कुछ इदारे स्टेशनरी एक साथ 2 साल की खरीद लेते हैं। जैसे हमारे इदारे में मार्कर्स, जो हम इंस्टीट्यूट में मार्कर्स नहीं होते, मार्कर्स हो गई, पेन हो गई, पेंसिल्स हो गई, स्टेपलर्स की पिन्स हो गई, ये सब चीजें नहीं है, तो ये सब एक साथ अंसार भाई वगैरह खरीद, जो हमारे एडमिन के लोग हैं वो खरीद के लाते हैं। सही। सुनो, तो अब कई बार ये होता है कि वो सारे मार्कर्स वगैरह 2 साल के एक साथ खरीद लिए, तो अब वो यूज तो अगले साल भी होंगे, वो यूज तो क्या होंगे, लेकिन इदारा कहता है यार ये मार्कर्स हमारे लिए इमटेरियल है, ये 5-10 हज़ार रुपए के मार्कर्स हमारे लिए इमटेरियल है, तो बस जैसे ही खरीदो उसको एक्सपेंस बुक कर दो, जाओ यार टाइम नहीं है, जाओ एक्सपेंस आउट करो। इसको अब एसेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको अब अलग से बैलेंस शीट में दिखाओ, इसकी अकाउंटिंग वगैरह, बोला यार ये टाइम नहीं है। एक बार स्टेशनरी खरीदी, ठक राइट ऑफ कर दो। कितने इदारे ऐसा कर लेते हैं कि स्टेशनरी को फिर वो एसेट दिखाते नहीं है, कुछ दिखाते भी हैं, कुछ जो छोटे इदारे हैं जिनके लिए मटीरियल है वो दिखाते भी हैं, लेकिन जिनका मटीरियलिटी लेवल बहुत हाई है वो कहते हैं यार ये स्टेशनरी वगैरह, चलो यार एक सेकंड में एक्सपेंस आउट करो, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसको एसेट रिकॉर्ड करें। सही। तो ये भी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन में आ जाता है, ये भी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन में आता है, प्लीज देख लें।
चलें बेटा, अब ये है लास्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये जरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा हम तफसील से बात करते हैं इस पे। देखें क्या है ये, मैं इसको जरा तोड़ तोड़ के भी लिखता हूं। देखो इधर, ये इसका नाम है। देखो इसके नाम को मैंने तोड़ के लिखा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। थोड़ा सा आप अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाएं, थोड़ा सा अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाएं। ठीक है, सुनिए क्या है ये बेटा। करीब 2009 की बात बता रहा हूं, 2009 की बात कर रहा हूं, अभी तो 19 चल रहा है। 2009 में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने बुलाया था, इनवाइट किया था अपने इदारे में, इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने पार्ट 2 की क्लास में आके ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। पार्ट 2 में जरा ये ज्यादा होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट आके पढ़ाया और उन्होंने इसी तरह तोड़ तोड़ के लिखा था बच्चों के सामने। अब उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का लास्ट ईयर इंतकाल हो गया है, उनका अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन 2009 में वो आए थे और बड़े एक्सपर्ट थे, हमारे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने आके ये इस तरह तोड़ के लिखा था। अब सुनो, और उन्होंने बच्चों से एक सवाल किया, क्लास में सब बच्चे बैठे थे, उनसे एक सवाल किया बड़ा मजेदार। सुने, बच्चों से पूछना शुरू किया उन्होंने कि बेटा टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। ये एक एक बच्चे से सवाल पूछने लगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। तो बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान, और यार ये क्या सवाल है। लोगों ने जवाब देना शुरू किया, बच्चों ने। तो फिर उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों को बोला देखो जरा सोचो, हॉर्स और डोंकी वैसे तो बहुत अलग हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो अकाउंटेंट पास्ट में क्या हरकत कर रहे थे कि एक ट्रांजैक्शन हकीकत में डोंकी होती थी, एक ट्रांजैक्शन हकीकत में क्या होती थी, डोंकी। अकाउंटेंट उसको मेकअप करके सजा दजा के दुनिया को दिखाता था हॉर्स। ट्रांजैक्शन होती थी डोंकी, लेकिन दिखाई जाती थी, रिपोर्ट की जाती थी जैसे वो हॉर्स है। या ट्रांजैक्शन होता था हॉर्स, उसको ऐसा बना संवार के दिखाते थे कि वो डोंकी नजर आए। तो इसका मतलब चीजों को उनकी असलियत से महरूम कर दिया जाता था और बना संवार के गलत रिपोर्ट किया जाता था। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट ने बोला आज के बाद सच्चाई गालिब आएगी। देखो ये इसका नारा है, सच्चाई। ट्रांजैक्शन की असलियत हमेशा शेयर होल्डर को रिपोर्ट होगी। यानी आप लिखत पढ़त करके लीगल डॉक्यूमेंट्स बना के उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो देखो इसने क्या, इस कॉन्सेप्ट के नाम को तोड़ो। सब्सटेंस का मतलब है कमर्शियल व्यू। सब्सटेंस का मतलब है कमर्शियल व्यू, यानी उस ट्रांजैक्शन का सच, उस ट्रांजैक्शन की असलियत। ओवर का मतलब गालिब आ जाएगी। ओवर का मतलब गालिब आ जाएगी किसके, फॉर्म यानी लीगल फॉर्म। यानी आज के बाद हमेशा सच्चाई गालिब आएगी, ट्रांजैक्शन की असलियत गालिब आएगी, ना कि आप उसकी लीगल फॉर्म से किसी को बेवकूफ बनाएं, ना कि आप उसकी लीगल फॉर्म से लोगों को बेवकूफ बनाएं। सही है। अब यहां देखें, बच्चे ने कहा इसकी कोई मिसाल है। वैसे तो आप लोग बहुत छोटे हो, ऑनेस्टली बहुत छोटे हो, लेकिन एक मिसाल की मैं कोशिश पूरी करता हूं कि वो आप समझें, और वो है लीजिंग की मिसाल। देखें मैं लीजिंग की मिसाल आपको देता हूं, वो मिसाल है लीजिंग की। यहां देखें बेटा, मार्केट में एक लीज होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस लीज, या जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग लीज। ठीक है, उस लीज में दो लोग होते हैं, एक होता है लेसर, दो लोग होते हैं, एक होता है लेसर या लेसौर भी बोलते हैं कुछ लोग, और एक होता है लेसी। बात सुने, लेसौर वो बंदा होता है जो फाइनेंस लीज पे गाड़ी दे रहा होता है, यानी बैंक, नॉर्मली बैंक। लेसौर वो बंदा होता है जो लीज पे गाड़ी दे रहा होता है, यानी बैंक जो आपको लीज पे गाड़ी दिला के देती है। और लेसी जो गाड़ी लीज पे ले रहा होता है, जो लीजिंग पे गाड़ी ले रहा होता है। ठीक है, यानी हम लोग, लेसौर का मतलब समझ लो बैंक, और लेसी का मतलब हम लोग जो लीज पे गाड़ी ले रहे होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है, हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं इस लेक्चर को, उसमें से कितने लोगों ने इस तरह गाड़ी ली भी हो कि हम लोग बैंकिंग चैनल के थ्रू गाड़ी लेते हैं ना। एक तरीका तो ये है कि गाड़ी कैश पे ले लो, अपने पैसों से ले लो। एक तरीका तो ये है कि गाड़ी कैश पे ले लो, अपने पैसों से ले लो। और दूसरा तरीका ये है कि आप उधार पे गाड़ी ले लो।
यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे कि मुझे फला टोयोटा करोला या ये गाड़ी लेके दे दें, तो बैंक आपको वो गाड़ी लेके दे देगी। बैंक आपको वो गाड़ी लेके दे देगी, लेकिन वो गाड़ी लीगली बैंक के नाम पे होगी। वो गाड़ी लीगल किसके नाम पे होगी? बैंक के नाम पे होगी। सही है, उसके पेपर्स बैंक के नाम पे होते हैं और वो गाड़ी आपको मिल जाती है। और गाड़ी की 2 कीज जो होती है नई गाड़ी की, उसमें से एक की बैंक रखती है, एक आपको देती है। एक की खुद बैंक रखती है, एक आपको देती है। वो एक की बैंक इसलिए अपने पास रखती है, वो एक की बैंक इसलिए भी अपने पास रखती है ताकि अगर कल को आप इंस्टॉलमेंट्स देने में कुछ मसला करें, कल को अगर आप इंस्टॉलमेंट्स देने में कुछ मसला करें, तो वो आए और आपकी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाएं। वो आए और आपकी गाड़ी स्टार्ट करके ऑन करके ले जाएं। ओके, राइट। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब कहते हैं कि अब इस फाइनेंस लीज में, ये जो लीज होती है ना, इसमें मैं एक डायलॉग लिख रहा हूं, इन फाइनेंस लीज significant risk and reward of that asset has been transferred to lessee। lessee देखो बेटा, फाइनेंस लीज के अंदर उस एसेट के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी पे ट्रांसफर हो जाते हैं। सिग्निफिकेंट मेजर रिस्क जो है ना, वो लेसी बेयर कर रहा होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैंने आज एक ऑल्टो VXR फाइनेंस लीज पे निकलवाई, बैंकिंग चैनल के थ्रू निकलवाई। ठीक है, एक ऑल्टो VXR फाइनेंस लीज पे बैंकिंग चैनल के थ्रू निकलवाई और अभी कंट्रोल प्राइस थी 10 लाख। तो जो मैंने एग्रीमेंट करा वो 10 लाख के हिसाब से किया। ठीक है, अल्लाह की शान, एक हफ्ते बाद कंपनी ने गाड़ी की प्रोडक्शन ही रोक दी। तो अगर गाड़ी की प्रोडक्शन रुक गई तो उस गाड़ी की शॉर्टेज हो जाएगी। और आपको इतनी इकोनॉमिक्स आती है कि किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसी भी चीज की शॉर्टेज हो जाए तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो अब बताओ, प्राइस हो गई 12 लाख। कितनी हो गई? 12 लाख। लेकिन मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना एग्रीमेंट किया था? 10। तो ये जो प्राइस बढ़ी तो रिवॉर्ड मिला ना, तो ये रिवॉर्ड मुझे मिला, लेसी को मिला ना, मुझे फायदा हुआ ना, क्योंकि मुझे तो पेमेंट सिर्फ 10 के हिसाब से करनी पड़ेगी बैंक को, जबकि गाड़ी 12 की हो गई है। तो जो भी रिवॉर्ड मिला वो लेसी को मिला, जो भी रिवॉर्ड मिला वो लेसी को मिला। सही है। अब एक और मिसाल, मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू, यही फाइनेंस लीज के थ्रू एक गाड़ी निकलवाई, ऑल्टो VXR, और उसकी कंट्रोल प्राइस थी उस वक्त 10 लाख। तो 10 लाख के हिसाब से निकलवाई। जैसे ही मैंने गाड़ी निकलवाई उसके 1 महीने बाद कंपनी ने नई गाड़ी लॉन्च कर दी। कंपनी ने न्यू मॉडल, अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च कर दिया। तो आप सबको पता है कि जब न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने मॉडल की प्राइस गिर जाती है। आप सबको पता है कि जब न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने मॉडल की प्राइस गिर जाती है, पुराने मॉडल की प्राइस गिर जाती है। हाँ, पुराने मॉडल की प्राइस गिर जाती है। हाँ, ठीक। ठीक है, तो अब जब पुराने मॉडल की प्राइस गिर गई, पुराना मॉडल 8 लाख का हो गया, तो अब मैं रोऊंगा ना, बैंक थोड़ी रोएगी, क्योंकि मैंने तो 10 लाख के हिसाब से एग्रीमेंट साइन किया था। मैंने तो 10 लाख के हिसाब से एग्रीमेंट साइन किया था और गाड़ी 8 की हो गई। तो मैं यूं बोलूंगा कि अगर कोई रिस्क भी हुआ वो भी लेसी का हुआ, रिवॉर्ड भी लेसी का, रिस्क भी लेसी का। हाँ, तो फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी बेयर करता है ना, पक्का। अब यहाँ एक मसला आया कि ये गाड़ी किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ये गाड़ी किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी, ये एक मसला आया ना। तो अब यहाँ पर इधर देखें, इधर देखें, यहाँ सब देखें भाई। देखो, गाड़ी का लीगल ओनर कौन है? गाड़ी के पेपर किसके नाम पे है? लीगल ओनर बैंक है। लीगल ओनर है बैंक यानी लेसोर। प्लीज जरा तवज्जो से सुने, लीगल ओनर है बैंक यानी लेसोर। और अगर आप इकोनॉमिक रियलिटी देखें, इकोनॉमिक रियलिटी देखें यानी ट्रांजैक्शन की सच्चाई देखें, तो भाई ओनर जो है ना वो लेसी है। ओनर जो है वो कौन है? लेसी है, यानी हम लोग हैं, क्योंकि सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हम बेयर कर रहे हैं, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हम बेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये फड्डा हुआ ना, किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? लेसर की बुक्स में रिकॉर्ड होगा या लेसी की? लेसर की बुक्स में रिकॉर्ड होगा या लेसी की? तो अब बीच में सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट आया, उसने क्या बोला? देखो पढ़ो, यहाँ देखो, ये पढ़ो,
Substance over form means that reality will prevail over legality. रियलिटी विल प्रिवेल ओवर, यानी आज के बाद, मेरी तरफ देखें वीडियो में, आज के बाद कभी भी लीगैलिटी और इकोनॉमिक रियलिटी में क्लैश होगा। आज के बाद कभी भी लीगैलिटी में और इकोनॉमिक रियलिटी में क्लैश होगा तो इकोनॉमिक रियलिटी विल प्रिवेल, इकोनॉमिक रियलिटी विल प्रिवेल, ट्रांजैक्शन की सच्चाई गालिब आएगी। और हाँ, इस बार इन इकोनॉमिक रियलिटी ये गाड़ी लेसी की है। इन इकोनॉमिक रियलिटी ये गाड़ी किसकी है? लेसी की है। इन इकोनॉमिक रियलिटी द ओनर इज लेसी। तो ये लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ये लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ये लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। इन इकोनॉमिक रियलिटी दिस कार बिलोंग्स टू लेसी। इन इकोनॉमिक रियलिटी दिस कार बिलोंग्स टू लेसी। तो ये एसेट लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ओके, सही, एक नजर देख लें। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। देखो जागो, कि बच्चे ने कहा यार आपने लेसी की बुक्स में ये एसिड क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? बच्चा कहता है यार आप लेसी की बुक्स में ये एसिड क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई और वजह भी बताओ ना, कोई और मिसाल दो। चलो मैं फिर अब मैं बड़ी बड़ी ठोस एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बहुत सॉलिड। आपने ऐसी मूवीज देखी हैं कि जिसमें लीगल केसेस होते हैं और अचानक से लॉयर एक ऐसी एविडेंस देता है कि पता लग जाता है कत्ल किसने किया है? तो बस अब मैं आपको एक ऐसी मिसाल देता हूं कि आपको खुद नजर आ जाएगा कि ओनर कौन है, मालिक कौन है। ठीक है, समझ लो, एक मिनट मेरी बात सुनो। समझ लो इस वक्त हम लोग एक फिजिकल क्लास में बैठ के, वैसे तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप, लेकिन आप लोग यूं समझें कि हम लोग एक फिजिकल क्लास में बैठ के क्लास ले रहे हैं। सुकून से सुने, फिजिकल क्लास में क्लास हो रही है। ठीक है, अब क्लास एंड हुई तो हम सब जाके इंस्टीट्यूट के नीचे जाके हम सब खड़े हो गए, तफरीयों में लग गए। आप लोग भी तफरीयों में लग गए, मैं भी तफरीयों में लग गया। हाँ, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है, मेरी गाड़ी खड़ी है और मैंने समिट बैंक से फाइनेंस लीज पे ली है। एक मिसाल दे रहा हूं कि मैंने अपनी गाड़ी समिट बैंक से फाइनेंस लीज पे ली है। तो हम सब बच्चे वहां जाके खड़े हो गए, तफरियां कर रहे हैं। समिट बैंक का डायरेक्टर भी वहीं खड़ा है और मैं भी वहीं खड़ा हूं। मैंने गाड़ी लीज पे ली हुई है, मैं लेसी हूं फाइनेंस लीज पे। अचानक से क्या हुआ बताऊं? अचानक से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक गाड़ी आई और उसने मेरी गाड़ी को जोर से हिट किया, जोर से हिट किया। एक कार आई और उसने मेरी गाड़ी को जोर से हिट किया। तो बताओ सबसे पहले चीखें किसकी निकलेंगी? सबसे पहले चीखेगा कौन? उड़े मेरी गाड़ी, मैं बोलूंगा ना। सबसे पहले मैं बोलूंगा मेरी गाड़ी, क्योंकि समिट बैंक के डायरेक्टर को क्या परवाह, उसको तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मिलेगी, गाड़ी को कुछ भी उसको तो फिक्स पैसे देने हैं मैंने। तो इसका मतलब जो जिस बंदे का नुकसान हुआ वो मैं हूं ना, तो वो गाड़ी मेरी हुई ना। इन इन असलियत, इन इकोनॉमिक रियलिटी मैं ही मालिक हुआ ना यार, सोचो। तो जब इन इकोनॉमिक रियलिटी में मालिक हूं तो असलियत दिखाओ ना यार। नहीं समझे? चलो एक और बात बताता हूँ। आपको पता है फाइनेंस लीज पे जब हम गाड़ी निकालते हैं तो उसको अपनी गाड़ी समझ के चलाते हैं भाई, पूरी जिंदगी के लिए निकलवाते हैं ना। यानी हम कई सालों तक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और जब कई सालों बाद इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती है, 5-10 साल बाद, तो गाड़ी हमारे नाम पे होती है। तो जब हमें पता होता है हमने जिंदगी भर गाड़ी यूज करनी, तो अपनी समझ के चलाते हैं ना। यानी यहाँ तक कि उस गाड़ी में दोस्तों को चाय पीना, सिगरेट पीना भी मना होता है। उस गाड़ी को इस बुरी तरह खड्डों में मारते भी नहीं है, स्पीड से चलाते भी, यानी इसको अपनी समझ के ही चलाते हैं। तो ये मालिक ही तो हुए हम, सोचो। तो यही स्टैंडर्ड कहता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट कहता है कि अब यहां इकोनॉमिक रियलिटी ट्रांजैक्शन की सच्चाई की बेसिस पे बात करो। सही। अब मैं आपको इन दी एंड थोड़ा सा सिर्फ सिखाने की नीयत से, जस्ट फॉर द लर्निंग, मैं आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म की एक देसी मिसाल देता हूं। देसी, इसको इन सबको छोड़ दो। देसी मिसाल, एक ऐसी मिसाल जो एक साइंस का स्टूडेंट भी समझ सकता है, बिल्कुल आम मिसाल। सुनो बेटा, बस लास्ट एग्जांपल है, क्लास ऑफ, प्लीज। एक टीचर है, उन्होंने आज एक ग्रुप स्टार्ट किया, गौर से सुनना। एक टीचर है, उन्होंने आज एक ग्रुप स्टार्ट किया और 4 क्लासेस ग्रुप की गुजर गई। तो आपको पता है कुछ बच्चे लेट एडमिशन भी लेते हैं, 4 क्लासेस बाद या 3 क्लासेस बाद भी एडमिशन लेते हैं। देखा है ना, ऐसा होता है ना, 3-4 क्लासेस।
तो टीचर अभी क्लास शुरू करने वाला था, टीचर खड़ा था इंस्टीट्यूट की गैलरी में, टीचर खड़ा था इंस्टीट्यूट की गैलरी में, अचानक उसने देखा कि 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां आके रुकी, गार्ड्स की और पराडो और ये वो लैंड क्रूजर। एक बच्चा उतरा उसमें से और आया, तो टीचर ने स्टूडेंट से एडमिन वालों से पूछा ये बच्चा कौन है, तो एडमिन वालों ने बोला फलां उस मिनिस्टर का बेटा है, ये आज पढ़ने आ रहा है आपसे। तो टीचर ने देख लिया उस स्टूडेंट को, सही है, अब सुने। अब क्लास शुरू हुई, चौथी क्लास थी, 4 क्लासें गुजर गई थी, चौथी या 5वीं क्लास थी। क्लास के बाद वो बच्चा टीचर के पास आया और उसने टीचर को बोला सर जो मेरी 4 क्लासेस मिस हुई हैं प्लीज आप मुझे करा दें इंडिविजुअली। तो टीचर ने कहा अरे मैं तो हाजिर हूँ, आप लोग के लिए तो पैदा हुआ हूँ। उस बच्चे को बोला मैं हाजिर हूँ। तो उस बच्चे ने कहा सर आप क्या चार्जेस लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल पढ़ने के तो हम चार्जेस होते हैं। तो अब ये टीचर दूसरे बच्चों से पर आवर 5,000 रुपए घंटा लेता था, दूसरे बच्चों से जिन अजनबी बच्चों को पढ़ाता था उनसे 5,000 रुपए घंटा लेता था अगर इंडिविजुअल पढ़ाता था। इस मिनिस्टर के बेटे ने आके बोला सर आप कितना लेंगे, तो उसने बोला मैं बेटा क्या आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, बेटा मैं तो खिदमत खल्क के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं तो खिदमत खल्क तो मिनिस्टर के बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर आप पैसे ले लें प्लीज। इसने बोला नहीं 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 मैं पैसे नहीं लूंगा। तो बच्चे ने बहुत जिद की ना, तो टीचर ने क्या बोला कि चलो यार 1,000 रुपए घंटा दे देना, 1,000 रुपीज पर आवर दे देना। अब आप जरा दिमाग से सोचें, बाकी बच्चों से ले रहा है 5,000 रुपए घंटा, बाकी बच्चों से ले रहा है 5,000 रुपए घंटा, और इस बच्चे से ले रहा है 1,000 रुपए घंटा, सही। फिर बच्चे ने बोला कहाँ पढ़ने आऊं, तो बोला हमारे घर के ड्राइंग रूम आप जैसे लोगों के लिए तो है, आप आए ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ाऊंगा, फिर उसमें आपको खिदमत भी की जाएगी, आपकी चाय शाय जूसेस वगैरह सब पिलाए जाएंगे। तो अब आप लोग जरा ईमानदारी से सब सोचो, ऑल ऑफ यू प्लीज कंसंट्रेट नाउ। इस बच्चे को जो पढ़ा रहा है 1,000 रुपए में पढ़ा रहा है, नहीं लीगल जो पर्ची कटेगी, लीगल जो रसीद कटेगी वो 1,000 रुपए की कटेगी। क्या इस ट्रांजेक्शन की असलियत 1,000 रुपए? क्या ये टीचर इसको 1,000 रुपए में पढ़ा रहा है? नहीं, इस टीचर को उसके अब्बा से बड़े बड़े काम निकलवाने, जो प्लॉट सारे फंसे हुए वो सब निकलवा के देगा उसका बाप। नहीं समझे? तो यही तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि लीगल पर्ची पे पागल मत बनाओ, ट्रांजैक्शन की असलियत दिखाओ। असलियत दिखाओगे तो दुनिया को असलियत पता लगेगी ना यार। नहीं समझे? तो असलियत दिखानी है भाई, लीगल के चक्कर में कभी बेवकूफ नहीं बनाना, ट्रांजैक्शन की इकोनॉमिक रियलिटी शो करनी है। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप तो अभी बेसिक लेवल पर, एडवांस लेवल पे इसमें बड़ी बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है कि जहां जहां अकाउंटेंट चोरी कर रहा होता है, यानी जहां जहां गेम खेली जा रही थी, ये सारी गेम्स को तोड़ देता है। सही। आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। चलें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।